हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग भारतीय राजनीतिक विचारक को पढ़ेंगे, जानेंगे कि भारत में जितने भी राजनीतिक चिंतन के विचारक हुए हैं या फिर कहिए स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, तो इसमें जितने भी हुए हैं विचारक, सारे विचारकों को अलग अलग वीडियोज में पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहला टॉपिक है इसमें भारतीय राजनीतिक चिंतक में कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का स्वरूप क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, और जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक हुआ करते थे उनका चिंतन का स्रोत क्या है। तो इन सारी बातों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक के चिंतन को पढ़ते हैं कि भारतीय ऋषि परंपरा चिंतन मनन एवं उनके शास्त्रीय स्वरूप के परिणयन में अग्रणी रही है। यद्यपि उनके राजनीति विषयक जो विचार है मुख्य विषय के रूप में प्रतिपादित नहीं थे, लेकिन वैदिक मंत्र स्वयं में विचारों की विपुल राशि माने गए हैं, जिनमें जीवन के विविध पक्षों का चिंतन हुआ है। इन्हीं विचारों की जीविका पर कालांतर में जब राज्य, राष्ट्र और उनकी शासन प्रणालियों का जब विकास हुआ तो स्वतंत्र रूप से एक आचार्य परंपरा का भी विकास हुआ, जिसने कि राजनीतिक विषयों पर तत्वयुगीन विचारों का प्रतिपादन किया। राजस्व संबंधी स्वतंत्र ग्रंथ कम है, फिर भी जो थोड़े ग्रंथ उपलब्ध है उनके रचनाकारों, प्रणेताओं तथा चिंतकों ने राजनीतिक विचारों को महत्व के साथ प्रतिपादित किया है। वैदिक साहित्य, रामायण है, महाभारत आदि प्रसंगतः इन विचारों का जो है उल्लेख हुआ है। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का स्वरूप, उसकी बहुत सारे विशेषताएं हैं। तो वही विशेषताएं से पता चलता है कि प्राचीन भारत में जो सामाजिक चिंतन किया गया उसकी कुछ अलग अलग जो विशेषता है, और इसी विशेषताएं को पढ़ने से भारतीय राजनीतिक चिंतन का स्वरूप जो है हमें मिलता है। और कुछ जो है पश्चात राजनीतिक देशों के जो राजनीतिक चिंतन है उससे ये अलग बनती है, और ये विशेषताएं उस समय के भारत की सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक प्रगतियां, राजनीतिक उथल पुथल एवं बौद्धिक विकास के स्तर से प्रभावित था। अब जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक है और फिर जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन या चिंतक जो हुआ करते थे, तो उनका जो स्वरूप है, उसकी स्वरूप और उसकी विशेषताएं से जो है पता चलता है इनका चिंतन का स्रोत क्या था। और चिंतन बाद में इस चिंतन के स्रोत को भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है हम हिंदू राजनीतिक विचारों तथा संस्थाओं का विकास अति प्राचीन काल से ही विविध सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों से प्रभावित रहा है। युगों के मूल्यों के अनुसार ही राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन होते रहे हैं। जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक है वो उस समय समाज में जो भी परिस्थितियां थी और जो आर्थिक जो प्रगति जिस अनुसार से हो रहा था, फिर राजनीतिक उथल पुथल और जो बौद्धिक का जो बुद्धि का जो विकास हो रहा था, उससे जो है ये प्रभावित हो करके इन सारी बातों को जो है उन्होंने लिखा है। अब हम जानते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं को, जिसमें कि पहला है आध्यात्मिक की ओर झुकाव। भारत को एक आध्यात्मिक देश कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि चूंकि भारत का झुकाव प्रारंभ से यानी आदि काल से ही आध्यात्मिकता की ओर रहा है। यहाँ के लोगों ने आत्मा और परमात्मा जैसे आदि भौतिक तत्वों पर जिस गहराई के साथ विचार किया है, इसका उदाहरण विश्व के किसी भी देश में प्राप्त नहीं होता है। यही कारण है कि भारत को संसार का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। आधुनिक युग में जैसे हमारा जो भारत है, जो कहा जाता है कि हमारा जो भारत है वो विश्व गुरु बनने जा रहा है। ठीक है, तो
भारत को संसार का यानी पूरे वर्ल्ड का जो है आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। यहाँ जीवन के प्रत्येक पहलू पर जो विचार किया गया उसमें दृष्टिकोण हमेशा ही आध्यात्मिक की ओर रहा है, जिसके कारण जो है ये आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। यानी कि जो भी विचार और जिसने भी विचार दिया उनका जो मेन रूप से जो झुकाव रहा वो आध्यात्मिकता की ओर रहा। उसका जो विचार रहा आत्मा और परमात्मा का मिलन का रहा, आत्मा और परमात्मा के संबंध का रहा। दूसरी जो विशेषता है, राजा सर्वोपरि नहीं है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजा के संबंध में विस्तार से विचार किया है और प्राचीन भारतीय राजशास्त्र में राजा के पद को अत्यधिक ऊंचा प्रदान किया गया है और सभी लेखकों ने राजपद को दैवी माना और राजा में दैवी गुणों का समावेश भी किया। लेकिन राजा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी राजा ही सर्वोपरि है ऐसा किसी ने नहीं माना, क्योंकि राजा को अत्यधिक ऊंचा स्थान देते हुए भी उसे निरंकुशता की स्थान प्रदान नहीं की गई। राजा पर प्रमुख रूप से धर्म का प्रतिबंध था और वह मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए भी बाध्य था, जिसके कारण राजा को सर्वोपरि नहीं माना था। तीसरी विशेषता है इसका कि राजनीति एवं धर्म का समन्वय। भारतीय प्रशासन परंपरा में धर्म और राजनीति का पारस्परिक संबंध समय समय पर बदलता रहा है। यानी कि अलग अलग समय में अलग अलग उसका जो संबंध रहा वो अलग अलग रहा, समय के अनुसार जो है बदलते रहा। कभी धर्म राजनीति के अधीन और कभी राजनीति जो है धर्म के अधीन नहीं रहा है। वेद है, ब्राह्मण है, उपनिषद, स्मृतियाँ, महाभारत, रामायण, पुराण और अन्य साहित्यिक ग्रंथों का धार्मिक एवं राजनीतिक दृष्टियों से महत्व निसंदेह है। यानी कि ये जितने भी वेद है, ब्राह्मण है, उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है, पुराण है और साहित्यिक ग्रंथ जो है ये सब जो है धार्मिक एवं राजनीतिक दृष्टियों से विशेष महत्व का रहा है। राजा को धर्म का प्रतिष्ठापक तथा मापदंड माना गया है। यानी कि राजा को धर्म का प्रतिष्ठापक कहा गया है, यानी कि इन्होंने जो है धर्म को प्रतिष्ठित किया है। राजा के प्रति प्रजा की स्वामी भक्ति का आधार मुख्य रूप से धार्मिक था और क्योंकि धर्म की व्याख्या करने वाला पुरोहित होता था तो अतः उसकी शक्तियाँ अपरिमित बताया जाता था। चौथा जो पॉइंट है, सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव। जो उस समय की व्यवस्थाएं थी उसका भी प्रभाव रहा प्राचीन राजनीतिक चिंतक के ऊपर। जो समाज में जो व्यवस्थाएं थी, प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का आधार होती है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था भी इससे अछूता नहीं रहा। प्राचीन भारत में जो सामाजिक व्यवस्थाएं रही उसमें समय समय पर जो परिवर्तन आए उसके अनुरूप ही वहाँ राजनीतिक व्यवस्था भी अपना रूप बदलता रहा। पूरे समाज का जो विभाजन हुआ पहले आदिकाल में तो वो वर्ण व्यवस्था के अनुसार हुआ करता था, जिसमें कि 4 वर्ण को बनाया गया था और राज्य का प्रमुख इस व्यवस्था की रक्षा करना था, चारों व्यवस्था की, चारों वर्णों की, और प्रत्येक व्यक्ति को उससे संबंधित वर्ग में बनाए रखना था। समाज में जब नए नए धर्म के उदय से विदेशी आक्रमणकारियों के आगमन से जब वर्ग में विभेद बढ़ गया, यानी ये 4 वर्ण जो बनाया गया था, यानी शुरुआत में जो है ये चारों वर्णों को अपने अपने काम के आधार पर उसका नाम रखा गया था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए भारत में, जब आक्रमण किया और फिर कुछ नए नए धर्म का जब उदय हुआ तो इन्होंने क्या किया कि ये वर्ग विभाजन को बढ़ावा दे दिया और उसके बाद राज्य शक्ति पर क्षत्रियों का एकाधिकार क्या हुआ, समाप्त हुआ। राज्य का मुख्य कार्य इन वर्गों के बीच समन्वय को स्थापित करना था। अगला जो पॉइंट है कि राज्य एक आवश्यक एवं उपयोगी संस्था है। जो राज्य हुआ करता था वो एक आवश्यक और उपयोगी संस्थाएं हुआ करती थी। प्राचीन राजनीतिक विचारक इस बात का समर्थन करते थे, जो प्राचीन राजनीतिक विचारक थे वो इस बात का समर्थन करते थे कि राज्य का होना सामाजिक जीवन के लिए बहुत ही जरूरी और उपयोगी भी है। जीवन के 3 लक्ष्य होता है, धर्म, अर्थ और काम। ये राज्य के बिना प्राप्त नहीं हो सकता है, ऐसा सभी प्राचीन राजनीतिक विचारकों का भी मानना था।
छठा जो है राजा के कर्तव्यों का विशद वर्णन है, यानी राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए ये जो है विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। वैदिक काल से ही राजा को महत्व तो दिया गया पर उसे देवत्व प्रदान नहीं किया गया, वह निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता है। हिंदू राजनीतिक ग्रंथों में राजपद की योग्यता, महत्व और कार्यों का वर्णन है। राजा को अपने दायित्वों का निर्वाह जो है किस प्रकार करना चाहिए और प्रजा पालन के लिए कौन सा साधन या कौन सा उपयोग करना चाहिए, कौन सा साधन का प्रयोग करना चाहिए, इन बातों का जो है विस्तार से वर्णन किया है। सातवां जो है दंड नीति का भी महत्व है। ये विशेषताएं हैं प्राचीन राजनीतिक विचारक का। भारतीय दार्शनिक मानवीय जीवन में आसुरी प्रवृत्तियों की प्रबलता को स्वीकार करते हैं। जो भारत के जो दार्शनिक हुआ करते थे वो मानव जीवन में भी किसी मनुष्य में आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति की प्रबलता है, इसे माना यानी इसे स्वीकार किया, जिसके कारण क्या हुआ कि दंड की शक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया गया कि जो ऐसा जिसमें कि आसुरी प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगा उसे दंड दिया जाएगा। प्राचीन भारतीय राजनीति में दंड के महत्व का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जाता है। इसका नामकरण अनेक लेखकों ने दंड नीति के रूप में किया है। आठवां जो है कि धर्म सर्वोपरि है। भारतीय चिंतन की एक विशेषता यह है कि प्राचीन भारतीय में धर्म को सर्वोपरि माना है। भारतीय चिंतन ने न तो राजा को ईश्वर का अवतार माना और न उसे स्वेच्छाचारी और निरंकुश माना और न उसे कानून का स्रोत भी माना और न उसे कानून का एकमेव व्याख्याकार माना। भारतीय चिंतन में धर्म को सर्वोपरि माना गया है। राजा को धर्म अनुसार आचरण करना है। यदि राजा धर्म अनुसार आचरण नहीं करता है तो प्रजा को उसके विरोध में विद्रोह करने का पूरा अधिकार है, जैसा कि अभी भी है। अगला जो पॉइंट है विशेषताएं का वो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, क्योंकि ये आधुनिक काल में भी है। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्या है, तो देखिए ये लोक कल्याणकारी जो अवधारणा है ये प्राचीन काल से ही हमारे देश में विद्यमान है। अब जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है इसमें है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का सबसे जो अधिक उज्जवल पक्ष है वह यही है लोक कल्याणकारी राज्य। राज्य को लोक कल्याण के अनेक कार्य सौंपे गए हैं, यानी लोगों के कल्याण के लिए अनेक कार्य करने के लिए जो है सौंपे गए हैं। किसको? राजा को। क्या क्या करना है? तालाबों और कुओं का निर्माण करना है, मार्गों और सड़कों का निर्माण करना है, यात्रियों की सुविधा हेतु धर्मशालाएं बनाई जाती है। राजा सांस्कृतिक समारोह में भी भाग लेता था। अकाल बाढ़ आदि से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता देने का प्रावधान भी था। इस प्रकार प्राचीन भारत में राज्य का कार्य क्षेत्र संकुचित न होकर विस्तृत था और इसमें जनता की भलाई के कार्यों की सूची बहुत लंबी थी। जाहिर सी बात है कि अभी जो है लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत जो देखने को मिलता है और पढ़ने को भी मिलता है कि लोगों के मरने से पहले और मरने के बाद तक सरकार को उसके अच्छाई के लिए, उसके विकास के लिए जो है काम करना पड़ता है, जो कि लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत आया है। अगला पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांत धर्म के अभिन्न अंग है। अब जितने भी राजनीतिक सिद्धांत है उसे धर्म के अंग बताया गया है। यह भारतीय राजनीति की सबसे प्रमुख विशेषता और विश्व की प्रमुख देन है। राजनीतिक सिद्धांत को धर्म के अभिन्न अंग मानना ये विश्व का भी देन है और भारतीय राजनीतिक का भी देन है। हिंदू राजशास्त्रवेत्ताओं ने, यानी कि हिंदू राजनीतिक शास्त्र के जो विधिवेत्ता यानी जो कानून का निर्माण, कानून तो उस समय नहीं, जो नियम बनाते थे, यानी उसका जो सब कुछ चेंज हुआ है क्योंकि उसमें अलिखित होता था और अभी जो है लिखित है, तो ये कानून है। ये राजनीति और धर्म को एक दूसरे से अलग नहीं माना है। प्राचीन भारत में राजनीतिक सिद्धांतों का विकास धर्म के अंग के रूप में हुआ है। राजा और शासक का प्रमुख कर्तव्य धर्म का पालन करना समझा गया और शत्रु से भी धर्म युद्ध करने का निर्देश दिया गया। इसी कारण प्राचीन भारत की राजनीति में
नैतिकता का समावेश रहा और राजशास्त्र को नीति शास्त्र कहकर पुकारा गया। धर्म का रक्षण राज्य का प्रमुख दायित्व था। धर्म और राजनीतिक विचार एक दूसरे से गुथे हुए हैं। अगला जो पॉइंट है वह विचारों की अपेक्षा संस्थाओं को अधिक महत्व देना। ये विशेषताएं हैं कि जो विचार है उसकी अपेक्षा जो संस्थाएं थी या जो संस्थाएं हैं उसको अधिक महत्व देना। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन का केंद्र बिंदु राजनीतिक संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं का महत्व, संगठन और कार्य आदि का विशद रूप से यानी विस्तृत रूप से वर्णन है। इनमें राजनीतिक मान्यताओं और सिद्धांतों का केवल प्रासंगिक रूप किया गया है। समस्त अध्ययन का केंद्र बिंदु मूल रूप से राजनीतिक संगठनों तथा उसके कार्यों को बनाया गया है। ये जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे है राज शक्ति पर अंकुश का कारगर तरीका। राज शक्ति यानी राजा की जो शक्ति है या राज्य की जो शक्ति है उस पर अंकुश लगाने के संबंध में कारगर तरीका बताया गया है। जैसे कि राजा आतताई या निरंकुश प्रवृत्ति का हो तो ऐसी स्थिति में धर्म पालन के ऊपर जोर देना, इसके अतिरिक्त और अन्य कोई व्यवस्था जैसे कि वैधानिक बाध्यता की शक्ति प्राप्त हो तो प्राचीन समय में नहीं मिलती थी। लेकिन प्राचीन काल धर्मगुरु और लौकिक और पारलौकिक विचारों से प्रभावित काल था। यानी राजा की जो शक्ति था, जो भी शक्तियां उस समय प्राप्त थी, उस पर अंकुश लगाने का कारगर तरीका को जो है बताता है इसमें। क्योंकि शुरुआत में राजा को बहुत ज़्यादा शक्ति थी, राजा जो है निरंकुश प्रवृत्ति का भी हो जाते थे, तो इसी के वजह से कुछ तरीका अपनाया था जो कि अभी जो है ये इसको लेकर के अभी जैसे कि ये जो है कोई भी अगर कारगर तरीका अपनाया तो वो तरीका अभी कानून बन गया है और कानून के साथ साथ धर्म भी हो गया है। धर्म के साथ साथ राष्ट्र के निर्माण में भी इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से है। जैसे कि कहा जाता है कि अच्छे कर्मों का अगले जन्म में अच्छा फल मिलेगा। ये उस समय राजा को इन बातों से डराया जाता था और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा। यह विश्वास भारतीय जीवन में बहुत अधिक गहरा था। स्वर्ग नरक का भय राजा सहित सभी व्यक्तियों के जीवन जो है सांसारिक जीवन के व्यवहारों को नियंत्रित करता था। तो ये जो बातें कही गई, इन सारी बातों से उस समय राजा को डराया जाता था, धमकाया जाता था। और आगे आइए इसके बारे में पूर्ण रूप से अच्छे तरीका से है कि प्रजा को विद्रोह का भी अधिकार। हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रजा को अधिकार दिया गया है कि वह राजा आतताई राजा यानी कि राजा जब मनमानी करने लगे तो इससे छुटकारा पाने के लिए राजा को यह चेतावनी दी जाती थी कि वह अपना व्यवहार बदले, अन्यथा उसे जो है राज्य से बाहर निकाल देंगे। सहज विचार तो यह है कि ऐसा करने से राजा अगर संभल जाएगा और उसके आचरण में अगर सकारात्मक बदलाव आ जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं आया तो चेतावनी के बाद भी अगर राजा का आचरण नहीं बदलता है तो शुक्र नीति में कहा गया है कि यदि राजा इतने पर भी ना सुधरे तो उसे गद्दी से उतार देना चाहिए और राज परिवार के किसी भी योग्य व्यक्ति को राजा की गद्दी पर बैठा देना चाहिए। महाभारत तो कोई मार्ग ना निकलने पर राजा के वध की भी अनुमति देता है। महाभारत में अगर इतने भय और इतने डराने के बाद भी, इतनी चेतावनी देने के बाद भी अगर राजा का आचरण नहीं बदलता है, कई जो है नीतियां उसे बताया जाता है जैसे शुक्र नीति है और फिर लोक परलोक की बातें जो है राजा को बताया जाता है, धमकाया जाता है, गद्दी पर से उतारने की बात कही जाती है। अगर इसके बावजूद भी अगर राजा नहीं मानते हैं तो राजा को जो महाभारत में लिखा हुआ है वध करने का भी अधिकार है। तो आज और इसमें जितने भी विशेषताएं और स्वरूप हमने यहाँ पर पढ़े, इसे जो है कई लेखकों के लेख से
यहाँ पे संकलित किया गया है। जैसे कि कैलाश एजुकेशन से भी कुछ बातें यहाँ पर ली गई है और कुछ बातें विकिपीडिया से भी लिया गया है। तो इन सारी बातों को हम इकट्ठा करके सारे विचारकों के विचार को इसमें संकलित किया है। और ये इसका क्वेश्चन आता है जो हमेशा आता है, हर एक साल आता है, कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक के विशेषताएं, स्वरूप और इसके स्रोत को लिखना है कि जो प्राचीन भारत के जो विचारक है तो उसका स्रोत क्या थी। तो सबसे पहले हम विशेषताएं पढ़े हैं और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे दूसरे क्लास में तो हम लोग इसके स्रोत को पढ़ेंगे। स्रोत से पहले हम जो यहाँ पे विशेषताएं पढ़े हैं तो इस विशेषताएं का कुछ विचारकों ने, जैसे कि पश्चात्य जो विचारक हैं, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं, उन लोगों ने इसकी कुछ आलोचनाएं भी की है। तो उस आलोचना को और चिंतन के स्रोत को अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसे पढ़ के आप अगले वीडियो में जाके जान सकते हैं। धन्यवाद।